अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग सॉलिड स्टेट 2 का कोर्स स्टडी करने लगे हैं और इसका आज हमारा पहला लेक्चर है। और जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई या ऐसा मॉडल क्यों बनाया गया। तो हमें पता है कि जो एटम्स हैं जब वो इंडिविजुअल होते हैं यानी अलग-अलग होते हैं तो वो और तरह से बिहेव करते हैं, और जब वो एक ग्रुप बनाते हैं तो और तरह से बिहेव करते हैं। उनका जो, अगर आप एक इंडिविजुअल एटम को देखें तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली, लेट्स से आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का हिस्सा होगा। लेकिन जब वही एटम मिलकर एक कंप्लीट सॉलिड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने एटम से अलग हो जाते हैं और मेटल में एज फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते हैं। ठीक। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिर और हमने ये भी देखा कि ऐसी जो मेटल्स होती हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बड़ी अच्छी होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंडिविजुअली एटम का हिस्सा होते थे, अब वो सॉलिड में एटम का हिस्सा नहीं है। वो सॉलिड का हिस्सा तो है लेकिन एटम का हिस्सा नहीं है। वो सॉलिड में अलग से एक बिल्कुल सेपरेटली या फ्रीली घूम रहे हैं, घूम फिर सकते हैं। ठीक है। अगर आप उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर दे कैन मूव। ठीक हो गया, इन अ गिवन डायरेक्शन। और सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं। तो ड्रूड ने 1900 में ये पोस्टुलेट किया कि जो मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव आयन कोर्स पर मुश्तमिल होती हैं और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं अमंग दीज आयन कोर्स। ठीक हो गया। तो यानी ये कि जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट पार्ट ऑफ एटम्स बट दे आर पार्ट ऑफ द होल सॉलिड। ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसा नहीं है कि मेटल से बाहर निकल जाएंगे। मेटल, ये मेटल का हिस्सा ही होंगे और मेटल के अंदर ही मूव करेंगे। और चूंकि आपके जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं वो भी मेटल के अंदर हैं, तो होगा ये कि आपके जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्स्टेंटली एक पोटेंशियल के अंदर रहेंगे। ठीक है। एक पोटेंशियल होगा जो इनको फील होगा और वो पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आयन कोर्स का पोटेंशियल होगा। तो अगर हम देखें तो एक सो जो हमारा सॉलिड है उसमें ये पॉजिटिव आयंस जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल कोई असर नहीं डाल रहे। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये एक कांस्टेंट पॉजिटिव पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहे हैं। अब ये जो कांस्टेंट पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल चूंकि थ्रू आउट सेम है, यानी कि चूंकि मेटल्स में एटम्स जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर एटम्स जो है वो ज़्यादा हों और किसी जगह पर कम हों। ये एक पीरियोडिक जो वे है उसके अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है। एक ख़ास डिस्टेंस पे दूसरा एटम पड़ा होगा, उससे ख़ास डिस्टेंस पे तीनों डायमेंशन में एटम्स पड़े होंगे। और ये एटम चूँकि हर एक जो है वो इक्वली पॉजिटिवली चार्ज है, तो हर एक एटम जो है, हर एक आयन कोर जो है, नॉट एटम, हर एक आयन कोर जो है वो इलेक्ट्रॉन को सेम पोटेंशियल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर होंगे। और इस कांस्टेंट पोटेंशियल को
जब हम ये कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, जब हम इलेक्ट्रॉन को एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कंसिडर करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर नॉट अंडर एनी पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि ये पोटेंशियल कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इन पे कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा। आपको पता है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो वो पोटेंशियल जो है वो एज सच कोई फर्क नहीं डालता। अगर आप उस पोटेंशियल के अंदर एक चार्ज रख दो, तो ये क्या हर तरह से चूंकि उससे इक्वल पोटेंशियल मिल रहा है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो चार्ज मूव नहीं करेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा होगा कि for a charge to move we need a potential difference, we need a concentration of charge at one place, and मतलब one type of charge at one place and the concentration of other type of charge on the other place। ऐसा चूंकि नहीं है, हर जगह एक तरह की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो मेटल है हमारा, उसके अंदर या सॉलिड के अंदर पोटेंशियल जो है उसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को हम ज़ीरो ले रहे हैं, एक्चुअली वो ज़ीरो नहीं है, हम मतलब इस अप्रोक्सीमेशन के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हैं, हम उसको ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बताती चलूँ कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये पूरी की बुक है, और दूसरी जो ये बुक मैंने अभी निकाली थी, ये किटल की बुक है, ठीक हो गया। दोनों में हम सेम टॉपिक पे हैं। अच्छा, और इनमें क्या चीज़ है जो हमने कंसिडर करनी है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में। तो अब ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि हमने कह दिया कि वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक गैस, जैसे एक सिलेंडर में गैस होती है, उसके एटम्स फ्री होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो उसी तरह ये जैसे एक सिलेंडर में गैस हो उस तरह बिहेव करते हैं। यानी ये कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक हम कंसिडर करते हैं आइडियल गैस के लिए कि वो एक पॉइंट चार्जेस होते हैं, और पॉइंट चार्जेस जो हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, और इतना दूर होते हैं कि जब तक उनके दरमियान कोई कोलिजन नहीं होती, दे आर कंसिडर टू बी लाइक, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस में जब तक कोई कोलिजन ना हो। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है, नहीं, इनका आपस में ये इतनी दूर दूर हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की तरह, कि इनका आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो बहुत कम है, और जो इनकी कोलिजन है वो हो तो तभी पता चलेगा कि एक इस इलेक्ट्रॉन को कि ये इलेक्ट्रॉन है, या इनकी कोलिजन अगर आयन कोर्स के साथ हो तब, ठीक हो गया। तो इनकी कोलिजन से पता चलेगा, अदरवाइज इनका आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब क्योंकि हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस बना रहे हैं, तो अब ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली दोनों में जो है वो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, देयर आर सम डिफरेंसेस, और वो डिफरेंस नंबर वन जो है वो ये है, सो डिफरेंस नंबर वन ये है कि ये सारे जो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गैस है, या इलेक्ट्रॉन गैस हमारे पास जो है सॉलिड में, ये इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिवली चार्ज है, जबकि मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़ाहिर है नेगेटिवली चार्ज नहीं होती है, वो न्यूट्रल होते हैं। और दूसरा ये कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये कि यूनिट एरिया में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जबकि गैस की उसमें अगर आप देखें तो गैस जो है वो यूनिट सॉरी नॉट यूनिट एरिया बट यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में गैस के उतने मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा आपने यहाँ पर हमें अगर आपको याद हो तो हमने बैंड थ्योरी भी पढ़ी है इलेक्ट्रॉन्स की, पिछले सॉलिड स्टेट वन में भी पढ़ी हो। तो बैंड थ्योरी में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब मतलब आपस में मोर देन वन एटम जो है वो जब आपस में इकट्ठे होते हैं, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, और वो स्प्लिट अप होकर एक जो है वो बैंड बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बैंड थ्योरी कहते हैं। तो उसके मुताबिक ये है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में नहीं पाया जा रहा, बल्कि वो एक बैंड के अंदर पाया जा रहा है। उस बैंड में
बहुत स्मॉल डिस्टेंस के साथ एनर्जी लेवल जो है वो पड़े होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उन सारे एनर्जी लेवल्स में पाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो अब चूंकि सॉलिड में तो ढेर सारे एटम्स होते हैं, तो ये जो बैंड होता है ना, अब आपका बैंड जो है उसके सॉरी जो आपका बैंड होता है उसकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत यानी करीब करीब होते हैं। अगर आप देखें तो जो हमारा बैंड होगा एक, उसके एनर्जी लेवल जो है वो बहुत करीब करीब होंगे। सो ये कंप्लीट रेंज जो होगी इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करेंगे। अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अब कैसे ओबे करना है हम आगे जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चूंकि हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो भाई वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कैसे ओबे कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी स्टेट्स हैं। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली स्टेट्स भी होती हैं और उन स्टेट में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल में कंडक्टिविटी यानी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर ये कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। एक तो हमने ये कहा कि उनको गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरह हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है, यानी वो आपस में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं कर रहे। इसी तरह उनका जो आयन कोर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिकली नहीं है, यानी ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी अपने चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इनका आपस में कोलिजन हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तो इनकी जीरो है, हाँ मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है यानी काइनेटिक, वही इनकी टोटल एनर्जी होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो हम काइनेटिक एनर्जी ही कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। अब एक और बात ये कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल के अंदर कैद बंद हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यानी इनका जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होगा चूंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो और हमारी जो आयन कोर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से यानी जो किसी भी सॉलिड का हिस्सा नहीं है उनसे कम होगी। ऐसा इसलिए है, आप ये एक लाइक कन्वेंशन है। आपको पता है कि अगर आपका जो अगर हमारे पास एक एटम हो, अगर हमारे पास एक एटम हो तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एटम का हिस्सा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी लेस होगी। और बिल्कुल इन्फिनिट डिस्टेंस पे अगर आप एटम के आ जाएं तो यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो होती है, और जैसे आप इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाते हैं एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, सॉरी ज़ीरो है और इन्फिनिटी पे, और जब आप बाहर निकला था इलेक्ट्रॉन तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी रखता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है। और अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल वो सॉलिड से निकालना है तो जाहिर है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो कि वी नॉट पोटेंशियल है, जो सर्व करता है एज पोटेंशियल बैरियर, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इस पोटेंशियल को ओवरकम करेंगे तभी वो मेटल को लीव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मेटल का पोटेंशियल आपने आई थिंक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉक आउट होते हैं मेटल सरफेस से, तो दे नीड सम एनर्जी टू डू दैट। सो बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर इस तरह है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हो किसी पोटेंशियल वेल के अंदर। इसी तरह ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चूंकि मेटल का हिस्सा, मेटल के अंदर है, मेटल का हिस्सा है, तो दे आर इन अ पोटेंशियल, ऑल्दो हम उस पोटेंशियल को कांस्टेंट लेते हैं और समटाइम जीरो भी लेते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और आउटसाइड वर्ल्ड जो है उसके उसमें वो पोटेंशियल नहीं है, देयरफॉर
यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर पाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पोटेंशियल बैरियर को तभी जो है वो क्रॉस कर सकता है जब उसके पास एनर्जी हो। तो फिर हम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं इनके लिए अगर हमें सॉल्व करना हो कि इनकी मूवमेंट क्या है, या अगर हम इनको स्टडी करना चाहें तो हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल वेल में हो। ठीक है, तो अब लॉरेंस ने जो कि एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ड्रूट की इसी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि ये थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं या आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं एक मेटल के अंदर, उसने इसको मद्देनज़र रखते हुए चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो इस पे मैक्सवेल की जो स्टैटिस्टिकल थ्योरी है, जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, ये थ्योरी इस पे अप्लाई की थी। ये थ्योरी हम जो है वो क्लासिकली गैस पे भी अप्लाई करके देखते हैं, और फिर उसमें से हमें कुछ गैस की ओवरऑल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। तो वो थ्योरी इसने इलेक्ट्रॉन पे भी लगाई, और इसके जो मॉडल था उसको फिर हम या इसकी थ्योरी जो थी उसको हम ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी कहते हैं। और ये बेसिकली एक क्लासिकल थ्योरी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की थी। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स इसने अप्लाई की, उसकी जो भी हमारा रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, मतलब अच्छा खासा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। जिन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था उसमें जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी मेटल की। जैसे एक प्रॉपर्टी जो है वो ये कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंडक्ट कर सकती हैं, और ओहम लॉ को फॉलो करती हैं। यानी ये कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा जो है वो चार्जेस मूव करते हैं, या करंट जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है। सो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। सो ये इसको एक तो फॉलो कर रही थी, और ये भी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने ये सारा ओहम्स लॉ में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और फिर वो इंडेफिनिटली एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। होता ये है कि उनके रास्ते में आयरन कोर्स आती हैं, और इसको भी हम आई रिमेंबर कि हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे कि आयरन कोर के साथ टकराव भी एक्चुअली जो है उसकी हकीकत जो है वो क्या है। तो बहरहाल तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनडेफिनेटली जो है वो एक्सेलरेट नहीं करे, दे आर लाइक स्टॉपिंग एंड एक्सेलरेटिंग अगेन, एंड देन फिर से उनके ब्रेक लगते हैं। फिर तो ये सारी चीज़ जो है वो भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी। और ये थ्योरी जो थी वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, और फिर आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि बेसिकली जो कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं, और एवरी मेटल जो है वो इस चीज़ को फॉलो करती है कि उनकी उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी रेशियो एक कांस्टेंट नंबर होता है। और अब ये जो है एक और चीज़ जो आप इससे एक्सप्लेन कर पाते हैं वो ये है कि मेटल जो है वो ओपेक होती हैं और लस्टर प्रोड्यूस करती हैं। उनकी सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस होती है, ठीक है, शाइनी होती है। तो मेटल जो है वो ओपेक इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो भी उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं, तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी को भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो टोटली उसमें से पास नहीं हो सकती, उन सबको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर जो है उनकी फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है, और फिर ज़ाहिर है जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वही जो उन्होंने रेडिएशन अब्जॉर्ब की हैं उनको एमिट बैक करते हैं, और दिस प्रोड्यूसेस अ लस्टर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसने ये चूँकि क्लासिकल थ्योरी थी और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन
जो है उसके मुताबिक काम कर रही थी, जो कि अगेन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें ज़ाहिर है कुछ फेलियर्स भी थी। इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि क्वांटम पार्टिकल्स हैं, तो उनके ऊपर हम आगे जाके देखेंगे कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई होती है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो इसकी जो फेलियर्स थी थ्योरी की, वो ये थी कि ये ओहम्स लॉ में जो आप आगे जाके देखते हैं कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये थ्योरी जो थी वो बता रही थी कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के रूट यानी 1/2 पार्ट पे के प्रोपोर्शनल है, जबकि देखा ये गया था कि वो आपस में लीनियरली रिलेटेड है, यानी ये कि रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है जी। इसके अलावा हीट कैपेसिटी, पैरामैग्नेटिक्स, ससेप्टिबिलिटी और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो कैपेसिटी और पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, उसकी वैल्यूज़ इस थ्योरी के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थी, और वो इसलिए क्योंकि ये थ्योरी जो है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर रही है, उस स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रही है, जिसके मुताबिक सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली सारी जो भी आप एनर्जी उनको दे रहे हैं वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, विच रिजल्ट क्वाइट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा चूँकि नहीं है, हम देखेंगे कि मैक्स जो हमारी फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी नहीं ले सकते, बल्कि देयर आर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जब आप एनर्जी उसको देंगे मेटल को, तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। तो उसके नतीजे में जो आपके पास हीट कैपेसिटी आती है और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है, वो फिर सही वैल्यू होती है उसकी, इन ये कि आपको जो सही रिजल्ट हैं वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मिलते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी क्वांटम थ्योरी है समरफेल्ड की, वो क्वांटम थ्योरी इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, फिर इसको पढ़ लीजिएगा आप, और कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स इलेक्ट्रॉन गैस है, इसको इसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे।